गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने पीरियोडिसिटी यानी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे और ये लेक्चर आपका 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है और उसी क्रम में जो भी आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है इस लेक्चर में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी धन विद्युती लक्षण। तो सबसे पहले ये समझना है कि धन विद्युती लक्षण क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को, मान लीजिए कोई परमाणु है, वो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना इसके ऊपर धनावेश होगा। तो किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को उस परमाणु का धन विद्युती लक्षण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को देखिए, वर्ग और आवर्त में किस प्रकार यह प्रक्रिया बढ़ती घटती है। तो इसके सेकंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, किसी वर्ग में, अब वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से यदि दूर होगा तो उसको बाहर निकालना आसान होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। या ये भी कह सकते हैं कि धन विद्युती लक्षण भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो लिख सकते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात उनका धन विद्युती लक्षण भी बढ़ता है। धन विद्युती लक्षण भी बढ़ता है और उल्टा आप कह सकते हो कि ऋण विद्युती लक्षण क्या होगा? घटेगा। तीसरा देख लीजिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है, अतः बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युती लक्षण, बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युती लक्षण भी घटती है या घटता है। धन विद्युती लक्षण भी क्या होगा? घटेगा। तो धन विद्युती लक्षण आपको क्लियर हो गया बच्चों। किसी भी परमाणु द्वारा धनायन बनाने की प्रवृत्ति को उस परमाणु या तत्व की धन विद्युती लक्षण कहते हैं और यह लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं यदि आवर्त में जाते हैं तो यह लक्षण क्या होता है? घटता है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इस टॉपिक के बाद धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में बात करते हैं। इस पूरे आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि पूरा जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो धातु होते हैं, D ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो भी धातु होते हैं और F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सभी भी धातुएं होती हैं। अर्थात S, D और F तत्व, S, D और F ब्लॉक के तत्व क्या हैं? धातुएं हैं। बाकी P ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही पाए जाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 6वां, वो लिखेंगे हम लोग धात्विक
एवं अधात्विक, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पहला पॉइंट देखिए इसमें, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग में यदि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। और धनायन कौन बनाते हैं, धातुएं बनाते हैं। इसका मतलब धात्विक लक्षण भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। ये वर्ग की बात है, यानी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, घटेगा। सेकंड पॉइंट बच्चों, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। एक ग्रुप और एक पीरियड का हेल्प लेकर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे थर्ड पीरियड, तृतीय आवर्त है, मान लीजिए ये तृतीय आवर्त में क्या क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके जस्ट ऊपर क्या आता है बच्चों, कार्बन। और ये आपका चौथा ए यानी फोर्थ ए ग्रुप है, या इसको आप 14 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। कहें सीता जी, सुनो प्रभु, या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपका चौथा ग्रुप है और ये थर्ड आपका पीरियड है। अब इस पीरियड में देखिए क्या है, सोडियम क्या है बच्चों, धातु। मैग्नीशियम क्या है बच्चों, धातु, समझ रहे हो। एल्यूमिनियम क्या होता है, धातु, ठीक है। अब यहां बात करिए, ये क्या है, अधातु। सल्फर क्या है, अधातु। क्लोरीन क्या है, अधातु। जर्मेनियम क्या है, उपधातु। टिन क्या है, धातु। लेड क्या है, धातु। कार्बन क्या है, अधातु, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट लिए गए हैं। और इस पी ब्लॉक में हाँ एक सिलिकॉन छूट रहा है, ये भी क्या है बच्चों, उपधातु। तो इस तरीके से मैंने थर्ड पीरियड और फोर्थ ग्रुप को लेकर के यहां डिफाइन किया। अब देखिए हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं, अधातु, उपधातु, उपधातु। उपधातु का मतलब होता है जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों उपधातु हैं। बाकी देखिए ये आपका क्या है, इसको यदि आप चेक करेंगे तो सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्यूमिनियम धातु, सिलिकॉन उपधातु, फिर अधातु, सल्फर भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु। इसका मतलब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो धातु से अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धात्विक प्रकृति घट रही है और अधात्विक प्रकृति बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आओगे तो अधातु से धातु की तरफ बढ़ रहे हैं
इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक प्रकृति घटती है और धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों इसको। अब इस एग्जाम्पल के बाद बच्चों इसका तीसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे। सभी हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी हैलोजन तथा अक्रिय गैस से अधातु हैं। चौथा पॉइंट में एस डी एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। पी ब्लॉक में अधातु, धातु एवं उपधातु उपस्थित होते हैं। मतलब पी ब्लॉक में तीनों पाए जाएंगे, धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। चलिए पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और पी ब्लॉक का एक बार पूरा पी ब्लॉक एक बार बना करके हम लोग देख लेते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। और आपको पूरा पी ब्लॉक कैसे याद करवाए हैं वो हम जानते हैं, आपको वो तरीका, वो ट्रिक आपको पता है। उसी ट्रिक या उसी स्टाइल से बच्चों हम लोग तो पी ब्लॉक के तत्व हम लोग बनाते हैं बच्चों। थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप और अक्रिय गैसों को भी आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे सारे अक्रिय गैस अधातुएं हैं, आप ले चाहे मत ले। इसको आप कहते हो 13, इसको कहते हो 14, इसको 15, इसको 16, इसको 17 ग्रुप कहा जाता है। अब आइए देखिए चेक करते हैं बच्चों हम लोग थर्ड ए ग्रुप को में कौन कौन से बैगन, आलू, गाजर, इन थैला या बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, कहें सीताजी, सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, पो। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब इसमें समझिए कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मेटल हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो नॉन मेटल हैं। अब यहां जो बच्चों हमने एक सीढ़ी बनाई हुई है, इस सीढ़ी का एक बार और मैं लेबलिंग भी कर दे रहा हूं 2 कलर से ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। इस सीढ़ी के ऊपर जो भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। और जितने भी इस सीढ़ी के नीचे वाले तत्व हैं वो सभी क्या हैं बच्चों, धातु हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो उपधातु हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, टेलुरियम, ये सभी जिनको हमने राउंड किया हुआ है, जिनको हमने यहां राउंड किया हुआ है, ये सभी कैसे हैं, ये उपधातुएं होती हैं जिनमें धातु और उपधातु दोनों का लक्षण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग पी ब्लॉक के धातु और अधातु की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा
अपचायक और ऑक्सीकारक गुण की बात करेंगे। अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये आप लोग बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे या आगे हो सकता है पढ़ेंगे। वैसे आप लोग बच्चों 10th के क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति क्या है। लिख देंगे अपचायक और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या नेचर। बच्चों अपचायक कौन होते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होते हैं। और ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होते हैं। बात करते हैं हम लोग, देखिए धातुएं क्या होती हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया, यदि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो ये जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण है। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करते हैं। अर्थात सभी धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात धातुएं अपचायक होती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं। अब समझिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है, यानी ऑक्सीकारक गुण जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अपचायक गुण भी बढ़ेगा। तो यहां लिख सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अर्थात तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। अब बात करते हैं बच्चों बाएं से दाएं जाने की या ऑक्सीकारक गुण की बात करेंगे। सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होती हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अर्थात अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। यदि देखा जाए तो सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति घटती है, परंतु किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपचायक प्रकृति घटेगी।
लेकिन यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक प्रकृति बढ़ेगी और ऑक्सीकारक प्रकृति घटेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा अपचायक और ऑक्सीकारक प्रकृति क्या होती है। किसी तरह का कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, एक्सेप्शन होगा भी जैसे जैसे आप फैमिली पढ़ोगे तो उसमें आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्साइडों की प्रकृति है। तो इसमें कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे देखिए धातुओं के ऑक्साइड जल से यदि क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। यानी कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका मतलब यदि कहा जाए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुओं के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होगी। चूंकि धात्विक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगी। यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अतः धातुओं के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति घटती है, अतः इनकी ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी घटती है, क्षारीय प्रकृति भी घटती है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। तो बात कर रहे थे बच्चों हम लोग ऑक्साइडों की प्रकृति की, कि मैंने बताया आपको धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, लेकिन किसी आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी क्षारीय प्रकृति घटती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या अम्लीय होते हैं। अब आप जानते हैं कि अधात्विक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो इनके ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं के ऑक्साइडों की, या सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति घटती है, परंतु
परंतु किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको ध्यान देंगे। इससे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। बच्चों बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की। एक पीरियड हमने ले लिया, थर्ड पीरियड, और इस थर्ड पीरियड के बहुत सारे तत्वों के ऑक्साइड हैं। तो जो सोडियम का ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होगा? प्रबल क्षारीय। इसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय, यानी थोड़ा सा प्रबलता कम हो गया। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बच्चों उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों लक्षण पाया जाए, उसी को एम्फोटेरिक या उभयधर्मी कहा जाता है। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अम्लीय होगा, SO3 उससे अधिक अम्लीय होगा, और Cl2O7 प्रबल अम्लीय नेचर का होता है, सबसे अधिक अम्लीय यही होगा। इसका मतलब किसी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं चल रहे हैं तो आप देखिए ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घट रही है, लेकिन अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। नोट में इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे, तो बच्चों नोट में क्या लिखेंगे आप लोग? नोट में देखिए पहला उपधातु, जैसे आप लोग उपधातु पढ़ चुके हैं, कौन कौन से उपधातुएं हैं पी ब्लॉक में मैंने बता दिया है आपको। इन उपधातुओं के अलावा भी एल्यूमिनियम, टीन, जिंक और लेड के जो ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम, टीन, जिंक और लेड के जो ऑक्साइड हैं उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये आपका H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड या इसको ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी कहते हो, ये उदासीन ऑक्साइड है। अब देखिए किसी अधातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ने के साथ उसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी जो अम्लीय प्रकृति होगी इस सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा होगी। तो किसी भी अधातु के ऑक्साइड में यदि ऑक्सीजन बढ़ रहा हो तो उस ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो पीरियोडिसिटी का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा, वो ऑक्सी एसिड होगी, या जिसको ऑक्सा एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो एसिड क्या होता है। पहले समझिए क्या है इसका डेफिनेशन। यहां लिख देते हैं, किसी अधातु के ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त अम्ल ऑक्सी अम्ल कहलाता है।
किसी भी अधातु के ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त अम्ल ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा H2CO3। H2CO3 का नाम है बच्चों कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल SO2 प्लस H2O gives H2SO3। इस कंपाउंड का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। SO3 प्लस H2O gives H2SO4। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होगा नाइट्रिक अम्ल। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अधातु के ऑक्साइड की, ये सभी का, ये कार्बन का ऑक्साइड है, ये सल्फर का ऑक्साइड है, ये भी सल्फर का ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो किसी भी अधातु के ऑक्साइड की यदि जल से अभिक्रिया कराई जाए तो प्राप्त अम्ल को ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जैसे बना कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों इसमें। दूसरा, किसी ऑक्सी अम्ल, किसी ऑक्सी अम्ल से जल का अणु, जल का एक अणु विस्थापित कर दिया जाए तो, विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त अधातु का ऑक्साइड, प्राप्त अधातु का ऑक्साइड उस ऑक्सी अम्ल का, उस ऑक्सी अम्ल का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कहलाता है। उस ऑक्सी अम्ल का एनहाइड्राइड कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए H2CO3, H2CO3 इसका एनहाइड्राइड कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, क्योंकि अगर इसमें से H2O निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? CO2। HNO3 है और इसमें से अगर H2O निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? N2O5। तो नाइट्रिक अम्ल का अम्ल एनहाइड्राइड क्या होगा? N2O5। H2SO4 है, H2O निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? SO3। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, दो पॉइंट है, दोनों को अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाए अगर हम लोग चलते हैं तो ऑक्सी अम्लों की तीव्रता बढ़ती है क्योंकि अधात्विक गुण बढ़ता है। जैसे सेकंड पीरियड की बात करेंगे, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सी अम्ल बोरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं ऑक्सी अम्लों के अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसी तरीके से थर्ड पीरियड में सिलिकॉन का ऑक्सी अम्ल है, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल है, सल्फर का ऑक्सी अम्ल है, और इसमें बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सी अम्लों के अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि किसी एक पर्टिकुलर तत्व का, किसी तत्वों के या किसी तत्व के ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि के साथ, ऑक्सीजन की वृद्धि के साथ ऑक्सी अम्ल की अम्लीय प्रकृति ऑक्सी अम्ल के अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, पर्टिकुलर जैसे नाइट्रोजन का दो ऑक्सी अम्ल है, HNO2 और HNO3, ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसकी
अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, और इसमें देख रहे हो कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा किसी ऑक्सी अम्ल में, उस अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सी अम्ल की एक और प्रॉपर्टी रह गई है, वो मैं आपको बता दूं तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला जो भी पॉइंट होगा इसमें आप लोग मेंशन कर लेंगे बच्चों, और यहां लिखेंगे किसी ऑक्सी अम्ल की क्षारकता उसमें उपस्थित OH समूहों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जितने OH समूह होंगे ऑक्सी अम्ल में, उतनी उसकी क्षारकता होगी। जैसे एग्जाम्पल H2CO3 की बात करते हैं, ये H2CO3 है, इसमें कितना OH समूह है, एक ये और एक ये, 2 OH समूह है इसमें, तो इस ऑक्सी अम्ल की क्षारकता कितनी होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। स्ट्रक्चर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सीखेंगे। ठीक है, 10th क्लास में वैसे भी आप स्ट्रक्चर कुछ बनाना जानते हो। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, इसको चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यहां कर सकते हैं। कितने OH समूह हैं इसमें, 2 OH समूह है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी, 2। नाइट्रिक अम्ल की बात करें बच्चों हम लोग, HNO3, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, इसमें कितना OH समूह है आप देखिए, एक ही OH समूह इसमें पाया जा रहा है, तो इसकी क्षारकता क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए H3PO3 का स्ट्रक्चर, फास्फोरस का ये ऑक्सी एसिड, 3 OH समूह इसमें पाए जाते हैं, तो इस ऑक्सी अम्ल की क्षारकता कितनी होगी, जितना इसमें OH समूह पाया जाएगा उतनी ही इसकी बच्चों क्या होती है, क्षारकता होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ऑक्सी अम्ल यहां पे खत्म होता है, और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाइड्राइडों की प्रकृति। तो बच्चों बात कर रहे हैं हाइड्राइडों की प्रकृति, और हाइड्राइडों की प्रकृति में आप समझिए किसी आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है और अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर किसी वर्ग की बात करें तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति भी घटती है। यहां मत सोचिएगा कि हम गलती कर रहे हैं, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर्त में भी बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है, किसकी, हाइड्राइडों की। और किसी वर्ग में भी यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो भी हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, घटती है, और अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं बच्चों, जैसे अमोनिया है, फास्फीन है, अमोनिया के बगल में ऑक्सीजन है, इसका हाइड्राइड, फ्लोरीन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो सल्फर का हाइड्राइड, और यहां हो गया क्लोरीन का हाइड्राइड। वर्ग और आवर्त की बात करते हैं, ये हो गया आपका वर्ग और ये हो गया आपका आवर्त। तो बच्चों यहां देखिए अमोनिया, फास्फीन है, इधर आपका H2O हो गया, H2S, HF और HCl। यहां देखिए अमोनिया का नेचर दुर्बल क्षारीय है, लेकिन फास्फीन PH3 उससे भी दुर्बल क्षारीय है,
इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्षारीय लक्षण क्या हो रहा है, घट रहा है। बाएं से दाएं चलेंगे तो दुर्बल क्षारीय, उदासीन, फिर अम्लीय हो गया। इसका मतलब आवर्त में भी यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय लक्षण घट रहा है, लेकिन अम्लीय लक्षण क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति। अब कुछ हाइड्राइडों की कुछ और प्रकृति, उनकी अपचायक प्रकृति, उनका क्वथनांक, उनका बॉन्ड एंगल, ये सब मैं आपको नोट करा दे रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसको आप जरूर याद रखेंगे और इसका नोट्स भी अच्छे से बनाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं हाइड्राइडों की अपचायक क्षमता के बारे में। तो हाइड्राइडों की अपचायक क्षमता क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। हाइड्राइडों का जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, वो क्या होता है, घटता है। और हाइड्राइडों का जो बंध कोण है वो भी क्या होता है, घटता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका हाइड्राइड की जो प्रकृति है वो बच्चों खत्म हो रही है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि पदार्थों का चुंबकीय गुण किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय और तीसरा होता है बच्चों लौह चुंबकीय। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में इसकी तुलना में भी अधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, वे पदार्थ ही अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनका चुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। और किसी भी पदार्थ का या तत्व का चुंबकीय आघूर्ण इसी सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 Bm। Bm इसका मात्रक है जिसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। और यहां पर जो n है वो n क्या है, जहां n d ऑर्बिटल में या d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मैं आपको निकाल करके एक दो तत्व का चुंबकीय आघूर्ण दिखा देता हूं। हालांकि ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है बच्चों, किसी और चैप्टर में इसको पढ़ाया जाता है, खास करके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। लेकिन मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण किसी तत्व का ज्ञात किया जाता है, और देख लेंगे आप लोग और फिर खुद से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाया जाता है आपबाउ के नियम पे मैंने बता दिया है। उसी नियम का सहारा लेते हुए किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको Ni2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो पहले आपको Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो Ni का परमाणु क्रमांक यानी निकेल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। तो पहले 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 4s2 and 3d8। बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों कि अगर Ni2+ का लिखना है तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा करके 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका होता है। इस तरीके से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा जाता। पहले उस तत्व का आपबाउ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसके बाद बच्चों इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए ये अरेंज हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से निकाला जाता है।
और ये इसका बाह्यतम कोश है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। देखिए क्या मिला आपको मिला बच्चों 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d8 बचा। सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। d ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन देखिए हुंड के नियम से भरे जाते हैं। ये सब नियम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। ये 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी है? 2 है। तो यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना हो तो आप फार्मूला रख दीजिए n × n+2। n का वैल्यू क्या होगा? तो आप लिखेंगे 2 + 2 यानी √8 हो गया, या इसी को आप चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं, और √2 की चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी का भी निकालना हो, मान लीजिए Zn2+ का निकालना है तो Zn2+ में 30। पहले Zn का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। अब इसको अरेंज करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। तो यहां देखिए अब Zn से आप 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल लीजिए, तो बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखिए अब इसका विन्यास कुछ इस तरीके का है। विन्यास कुछ इस प्रकार है, इसका मतलब इसमें अब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n = 0, और जब n 0 होगा तो इस फार्मूले में यदि आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो म्यू भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब ऐसे आयन या ऐसे तत्व जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण सदैव 0 होता है। अभी आपको परमाणु संरचना में भी ये चीजें पढ़ा दी गई होंगी। परमाणु संरचना में आपको यह भी बताया गया होगा कि चुंबकीय आघूर्ण दिया है और उसका यदि आपको चार्ज निकालना है तो कैसे ज्ञात करोगे, वो भी आपको वहां पर बताया जाएगा। यदि कोई आपको किसी तरह का कोई हेजिटेशन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इस चैप्टर के जो कि मैं आपको लिखवा दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लोग याद भी कर लेंगे बच्चों। ये जीके की तरह भी आपको काम आएगा, और इस चैप्टर का एक तरह से आप कह सकते हैं निष्कर्ष भी है कि सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक किसका होता है? डायमंड का। सभी तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? हीलियम की। सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। सभी तत्वों में अधिकतम परमाणु आयतन किसका होता है? सीजियम का। सभी तत्वों में अधिकतम घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का। सभी तत्वों में न्यूनतम घनत्व किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो Cl2O7। धातुओं में अधिकतम गलनांक किसका है? टंगस्टन, W जिसका संकेत होता है। सभी तत्वों में सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? सीजियम की। S ब्लॉक के रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? फ्रांसियम और रेडियम। P ब्लॉक के रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडॉन। द्रव रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। और सबसे विषैली धातु कौन सी है बच्चों? प्लूटोनियम। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर खत्म होने के बाद चूंकि स्टार्टिंग में मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को नहीं दिया था, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं बच्चों। जिस तरह की आपको ये चैप्टर जिस तरीके से भी आप समझना चाहें उसको समझ सकते हैं।
मैंने अपने तरीके से भरपूर प्रयास किया है कि आपको सारी बातों को आपके सामने रख दूं। कोई भी ऐसा चैप्टर में कोई ऐसा पहलू नहीं है बच्चों जिसको मैंने छोड़ा है। सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। लेकिन इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं हम लोग और चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके बच्चों आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों।